हेलो एवरीवन। आज हम सेकंड यूनिट करेंगे आपकी ट्रिपल एम सब्जेक्ट की इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ऑल्दो मैं ये यूनिट क्लास में करवा चुका हूँ स्टार्टिंग में, बट बहुत सारे बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं की थी, तो इस वजह से मुझे यूनिट दोबारा से करवानी पड़ रही है। ठीक है, और वैसे भी हम सारे सिलेबस की प्लेलिस्ट बना रहे हैं, तो नेचुरली मुझे हर यूनिट का लेक्चर बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो द नेम इज़ कंडक्टिंग मटेरियल्स, राइट। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कंडक्टिंग मटेरियल्स होते क्या हैं। व्हाट एग्जैक्टली आर कंडक्टिंग मटेरियल्स, क्या होते हैं, क्या भला होती है। द कंडक्टिंग मटेरियल्स ऑफर अ स्मॉल रेजिस्टेंस। स्मॉल रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, वेरी लो रेजिस्टेंस, यानी कि जो बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे किसको, जस्ट वेरी लो रेजिस्टेंस, जो कि बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे किसको, करंट को। ठीक है, दे अलाउ, और करंट को ईजिली अपने अंदर से फ्लो करने देंगे, टू फ्लो थ्रू देम। ठीक है, तो वो कौन से मटेरियल्स हो गए आपके, कंडक्टिंग मटेरियल्स, जिनको कंडक्टर्स बोलते हैं। तो जनरली क्या होता है, जितने भी मेटल्स होते हैं और उनके अलॉयज होते हैं, अलॉयज का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स। ठीक है, जो आप मेटल्स को कंबाइन करोगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस में, तो उससे आपको अलॉयज मिलते हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, मेटल्स तो आपको पता ही होगा मेटल क्या होता है। ठीक है, हाँ, मेटल और नॉन मेटल दो में डिवाइड करते हैं ना, तो मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के जनरली। द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल्स लाइज बिटवीन 10⁻⁸ to 10⁻⁶ ओम मीटर। 10⁻⁸ का मतलब पता है आपको, 0.00 ऐसे ऐसे आप करोगे तो 7 जीरो आएंगी 1 से पहले आपकी। ठीक है, वो 10⁻⁸ होगा, यानी इतनी कम रेजिस्टिविटी है उसकी। और रेजिस्टिविटी की यूनिट किस में दिखा रखी है इन्होंने, ओम मीटर में। तो ओम मीटर, यू नो वेरी वेल, क्यों ले रखे हमने, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रेजिस्टेंस किस में, ओम में। रो इंटू लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। एरिया की यूनिट क्या है, मीटर इंटू मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये मीटर इस तरफ जाएगा, तो रो की यूनिट क्या आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ओम मीटर। इससे इन्होंने ये यूनिट ले रखी, विच इज़ लो, यानी कि उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, काफ़ी कम होगी एज कम्पेयर टू इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, अपने अंदर से करंट पास नहीं करने देते, तो इस वजह से उनकी जो ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल्स क्या एग्जांपल हो गए, मेटल्स हो गए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं रेजिस्टेंस। What is resistance? The resistance and resistivity are concept is one of the most fundamental as an essential part of the concept of current and electricity. काफ़ी fundamental concept है ये, आप सबको पता ही होगा। ठीक है, the major difference between resistance and resistivity of the material is that resistance resists the electron flow. देखो, आप किसी भी चीज़ के अंदर आप कोई भी बैटरी लगा दीजिए या AC सर्किट्स लगा दीजिए, जैसे आपने बैटरी लगाई, आप कोई भी तार लगा दीजिए, तो हर मटेरियल का कुछ ना कुछ एक क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही करंट आएगा उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा, करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस तो वो चीज़ होगी दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच वॉन्ट अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू पास थ्रू इट ईजिली। ठीक है, वाइल रेजिस्टिविटी क्या, इट्स द मटेरियल्स प्रॉपर्टी, ये मटेरियल की नेचुरल प्रॉपर्टी है, इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि अंदर से प्रॉपर्टी है। हर मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, एक्सेप्ट सुपर कंडक्टर्स ऑफ कोर्स, बिकॉज सुपर कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो ही होती है, तो हम उनको तो कंसिडर नहीं करेंगे। बाकी उनको छोड़ के ऑलमोस्ट हर मटेरियल की कुछ ना कुछ अंदर से रेजिस्टिविटी होगी ही होगी, यानी उसमें अपोज करने की क्षमता होगी ही होगी। ठीक है, इट इज़ द मटेरियल्स प्रॉपर्टी, ये उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, खुद की उसकी प्रॉपर्टी है, विच डिस्क्राइब्स द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल विद एन एग्जैक्ट मेजरमेंट। तो इससे रेजिस्टिविटी से आपका क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। उस मटेरियल की अगर लेंथ L है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है, रेजिस्टिविटी रो है, तो आप उससे उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। दैट्स इट, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हम। ओके, अच्छा, रेजिस्टेंस अभी हमने डेफिनेशन देखी है, द अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। फ्लो ऑफ करंट को जो अपोजिशन हम ऑफर करेंगे वो रेजिस्टेंस हो गया। इट इज मटेरियल रेजिस्टिविटी इज बेसिकली द मटेरियल प्रॉपर्टी विच मेक्स एन ऑब्स्ट्रक्शन विद द करंट फ्लो। रेजिस्टेंस का सिंबल है आपका ये, आपको पता ही होगा, रेजिस्टेंस हम ऐसे ड्रॉ करते हैं सारे, उसमें इंडक्टेंस को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे, और कैपेसिटर को ऐसे। ये सिंबल्स आपको बहुत ध्यान में रखने पड़ेंगे, RLC। ठीक है, इट्स यूनिट इज ओम। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। देखिए, ये लाइन जो लिखी गई है, ये जस्ट इसने वैसे डेफिनेशन को बढ़ाने के लिए लिखा है। ऑल्दो ये मटेरियल की खुद की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो मटेरियल की होती है।
ठीक है, इट्स नॉट रेजिस्टेंस विच मेक्स एन ऑब्स्ट्रक्शन विद इन द करंट फ्लो, यानी कि उसमें अड़ंगा डालेगा, ऑब्स्ट्रक्ट यानी रोकेगा करंट को, ठीक है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो रेजिस्टिविटी, एल लेंथ होगी कंडक्टर की, ठीक है, देखो ये मैंने यहाँ दिखा रखी है, एल लेंथ होगी, ए क्या हो गया कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, जैसे कोई तार है आपकी, ये तार मैंने ऐसे खींच दी, ठीक है, ये तार सामने से आपका फ्रंट व्यू से देख रहे हो आप, ठीक है, तो ये इसका एरिया हो गया, ये पूरा जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी उसको काट दिया जाए तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा दिखेगा, ठीक है, और ये उसकी लेंथ होगी कंडक्टर की। रो अगर इसकी रेजिस्टिविटी है तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज देन ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी इंक्रीज। अगर इस तार को आप लंबा कर देते हो, ठीक है, एक में 1 मीटर का तार लूँ, एक में 2 मीटर का तार लूँ, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो 2 मीटर का तार होगा उसका जो रेजिस्टेंस होगा R2 दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स R1, यानी 2 गुना होगा वो, ठीक है। अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, बेसिकली सीधी सी बात ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस लेंथ के, ठीक है। द कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर आप ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हो, ठीक है, कंडक्टर का साइज़ बढ़ा देते हो, एक तो कंडक्टर मेरा पतला सा है, ठीक है, एक मैंने कंडक्टर का साइज़ बढ़ा दिया, ठीक है, काफ़ी ऐसा कर दिया, विड्थ बढ़ गई, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, तो इससे क्या हुआ, इसका एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो इसका रेजिस्टेंस कम हो गया, ठीक है, यानी कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके। और इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द वायर, ऑब्जेक्ट ऑफ द वायर से क्या डिफाइन होगा आपका रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी, यानी रो डिफाइन होगी यहाँ से आपकी, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट मेनली रिलाइज ऑन इट्स टेम्परेचर, ऑब्वियसली हमने देखा ही था, वो हम आगे भी पढ़ेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो मेटल्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस भी क्या होता है आपका इंक्रीज होता है, अल्फा, जिसके बारे में बात करेंगे आगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहीं से ये थ्योरम आई हुई है, देखो लेंथ के डायरेक्टली, एक मिनट रुको मैं आपको, देखो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, जस्ट अ मिनट, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर इन दोनों को कंबाइन करूं तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, एल बाई ए, और अगर इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को खोलता हूं तो आर इज इक्वल टू के टाइम्स एल बाई ए, और के यानी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उसका नाम हमने क्या रख दिया, रो, तो यानी ये कहाँ से ये वही थ्योरम आ गई, देखो वही चीज़, वही इक्वेशन आ गई, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब हम, राइट, अब हम आगे रेजिस्टिविटी पे, अब हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस की, अब रेजिस्टिविटी, इट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स द कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर मोस्ट, ऑब्वियसली कंडक्टिविटी का उल्टा ही होता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। इट सिग्निफाइज द रेजिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज प्रिसाइज डायमेंशंस लाइक द मटेरियल विच इज 1 मीटर लेंथ एज वेल एज द 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। इसकी लेंथ देखो, अब इसने क्या बोला है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी को मैं रेजिस्टेंस के बराबर लिख सकता हूँ, कब, तब जैसे R इज इक्वल टू रो एल बाई ए है, तो अगर मैं कोई ऐसा तार लूँ जिसकी लेंथ है 1 मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका 1 मीटर स्क्वायर, तो इन यूनिट्स को इसमें पुट करो आप एक बार, R इज इक्वल टू रो इंटू 1, एरिया कितना है 1, 1 से 1 क्या कैंसिल, रो कितने के बराबर आ गया R, यानी जो इसका यानी अगर 1 मीटर तार लूँ और उसका 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो उस केस में जो मेरी रेजिस्टिविटी है वो किसके बराबर हो जाएगी, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, यही इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है। तो वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट विच हैज प्रिसाइज डायमेंशंस, उसकी डायमेंशन बिल्कुल प्रिसाइज होनी चाहिए, क्या डायमेंशंस होनी चाहिए, 1 मीटर लेंथ एज वेल एज 1 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखो जो मैंने ऊपर लिखा है उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस मैं, और आपको ये चीज़ पता है तो ये तो आप वैसे ही लिख दोगे, ठीक है। इट्स यूनिट इज ओम मीटर, ये मैं पहले बता ही चुका हूँ अभी प्रीवियस स्लाइड में। इन अदर वर्ड्स इट इज रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल हैविंग लेंथ 1 मीटर, जिसकी लेंथ 1 मीटर और एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, ओके। अब हम चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स। अब रेजिस्टिविटी किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे, ठीक है, अलॉइंग पे और मैकेनिकल स्ट्रेसिंग पे, कैसे डिपेंड करेगी वो हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे, ठीक है। अलॉइंग का मतलब क्या है, डिफरेंट मेटल्स को अगर मैंने कंबाइन कर दिया तो उनकी रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और तीसरी चीज़ है मैकेनिकल स्ट्रेस, यानी मटेरियल को मैंने मोड़ तोड़ दिया या उसके ऊपर कोई फोर्स लगाई या टॉर्क लगाई तो उस केस में मेरा मटेरियल की रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर, ओके।
द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल्स चेंजेस विद टेम्परेचर, ऑब्वियस बात है, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा रेजिस्टिविटी चेंज होगी। रेजिस्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द मेटल्स इंक्रीज विद टेम्परेचर, यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी, रो भी बढ़ेगी और आर भी बढ़ेगा, ठीक है। मीन्स द मेटल्स आर हैविंग पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब क्या हुआ मेरा, जैसे जैसे मेरा इस पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट का नाम लिखते हैं डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, चेंज इन रेजिस्टेंस टू पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर मेरा चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव है, डेल्टा टी यानी ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि मेरा टेम्परेचर बढ़ गया। T2 जो टेम्परेचर है वो मेरा बाद में हुआ, T1 जो मेरा टेम्परेचर था वो मटेरियल का अभी था, तो T2 माइनस T1 किसके बराबर हो गया, डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। मान लो 30 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा था, अब वो 50 डिग्री पे पहुंच गया, तो डेल्टा टी कितना हो गया, 20। तो डेल्टा टी क्या है, पॉजिटिव, यानी वैल्यू ज़्यादा है ना डेल्टा टी की, ग्रेटर देन जीरो। तो यानी आपका अगर डेल्टा आर चेंज इन रेजिस्टेंस वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट हो गया, ठीक है। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस भी मेरा बढ़ रहा है, यानी R2 की वैल्यू ग्रेटर देन R1 हो रही है। R2 कौन सी वैल्यू है, जो आपकी 50 डिग्री सेल्सियस पे, R1 कौन सी वैल्यू, जो आपकी 30 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। सेवरल मेटल्स एग्जिबिट द जीरो रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर नियर टू एब्सोल्यूट जीरो। अब ये सुपर कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपकी जो लास्ट यूनिट है वो सुपर कंडक्टर्स उसी में आता है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज द सुपर कंडक्टिविटी। द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अच्छा अब देखो, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर का क्या है, उनका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस उनका घटेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी उनकी जो होती है वो आपकी घटेगी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो वो किस रीजन से घटती है वो हम बाद में देखेंगे। इंसुलेटर्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। थर्ड यूनिट जो आपकी वो सेमीकंडक्टर्स पे, फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट आपकी इंसुलेटर्स पे, तो ये हम उन यूनिट्स में देखेंगे, ठीक है। मीन्स द सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट टू रेजिस्ट, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे जिनकी रेजिस्टिविटी घट रही है उनका क्या हो गया, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट हो गया, यानी डेल्टा आर उस केस में क्या हो गया, लेस देन जीरो। दैट इज R2 की वैल्यू, यानी जो कि 50 डिग्री सेल्सियस पे है, अगर कोई सेमीकंडक्टर लेंगे तो वो क्या होगी, R1 से कम होगी, जो कि 30 डिग्री सेल्सियस पे है। तो R2 माइनस R1 की जो वैल्यू आएगी वो ऑब्वियसली लेस देन जीरो होगी, इसीलिए डेल्टा आर को लेस देन जीरो बोला है इसलिए। इसका मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ओके, हम चलते हैं अलॉइंग पे। अलॉइंग इज अ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर मेटल्स। सॉलिड सॉल्यूशन है दो और मोर मेटल्स का, मेटल्स को मिला दिया, उनके सॉल्यूशन को मिला दिया, ठीक है। अलॉइंग ऑफ मेटल्स इज यूज्ड टू अचीव सम मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अलॉइंग क्यों करते हैं, देखो कोई एक पर्टिकुलर मेटल के अंदर हो सकता है सारी खासियत ना हो, ठीक है। कोई मेटल किसी फॉर्म में अच्छा, कोई मेटल आपका स्ट्रॉन्ग है, कोई मेटल आपका अच्छा कंडक्टर है, तो यानी अगर उनको मिला देंगे तो हमें स्ट्रेंथ भी मिल जाएगी, प्लस हमें अच्छी कंडक्टिविटी भी मिल जाएगी, करंट भी इजीली फ्लो कर जाएगा। तो उस केस में हम क्या कॉन्सेप्ट लेते हैं, अलॉइंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी दो मेटल्स को डिफरेंट प्रोपोर्शंस में हम मिक्स कर लेते हैं। द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूशन इज इरेगुलर एज कम्पेयर टू प्योर मेटल्स। प्योर मेटल्स का क्या होगा, ऑब्वियसली रेगुलर होगा। इसमें इरेगुलर क्यों होगा, क्योंकि एक मेटल को दूसरे मेटल में मिला रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके एटम्स उस दूसरे एटम उसमें जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, रेगुलर स्ट्रक्चर बना देंगे। ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द सॉलिड सॉल्यूशन इंक्रीज। इससे होगा क्या, अब इरेगुलर स्ट्रक्चर है तो आपको ये नहीं पता स्ट्रक्चर कहाँ से कैसा बन जाए, तो इससे क्या होगा, आपकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी उस चीज़ की, ठीक है। रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी वो इतना अच्छा कंडक्टर नहीं होगा जितना कि प्योर मेटल होगा, ठीक है। मोर रैपिडली विद इंक्रीज ऑफ एलॉय कंटेंट। अ स्मॉल कंटेंट ऑफ इम्प्योरिटी में इंक्रीज द रेजिस्टिविटी मेटल कंसिडरेबली। मतलब अगर थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी आपने ऐड कर दी, यानी दूसरा मेटल ऐड कर दिया एक अच्छे कंडक्टर के अंदर, तो उसकी रेजिस्टिविटी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, यानी उसकी रेजिस्टिविटी काफ़ी बढ़ जाएगी, यानी वो उतना ही खराब कंडक्टर हो जाएगा टोटल एलॉय आपका। इवन द इम्प्योरिटी ऑफ लो रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज द रेजिस्टिविटी ऑफ बेस मेटल कंसिडरेबली। यानी बेशक आप लो रेजिस्टिविटी भी ऐड कर दो, यानी उसकी थोड़ी सी कम है बेशक रेजिस्टिविटी उससे, मतलब देखो बेस एक बेस मेटल होता है, ठीक है। ये बेस मेटल है जो कि मेन मुख्यतः मेटल है। इसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो, इसके अंदर इम्प्योरिटी आप बाहर से लेके आ रहे हो, ठीक है। तो सपोज करो इम्प्योरिटी की कुछ रेजिस्टिविटी है, तो वो रेजिस्टिविटी ऑब्वियसली इससे थोड़ी ज़्यादा होगी, तो अगर इससे थोड़ी सी भी ज़्यादा है तो भी आपका बेस मेटल के अंदर क्या होगा, इसकी रेजिस्टिविटी अलॉय बनने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है।
अब इवन के ये भी हाँ मतलब बढ़ जाएगी, और ये इतना अच्छा कंडक्टर नहीं रहेगा जितना कि ये जब प्योर मेटल था तब होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल इम्प्योरिटी ऑफ सिल्वर हैविंग लोएस्ट रेजिस्टिविटी अमंग ऑल मेटल्स इन कॉपर इंक्रीज द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात बोल रही है। देखो कॉपर है, कॉपर की एक सर्टेन रेजिस्टिविटी होती है, आपने बाहर से उसमें क्या किया, सिल्वर ऐड किया, तो आपको क्या लगेगा, सिल्वर कॉपर से अच्छा कंडक्टर है। तो अगर मैंने सिल्वर को कॉपर में मिलाया तो जो टोटल आपका अलॉय बना सिल्वर और कॉपर को मिला के, उसकी रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए कॉपर से, ऑब्वियसली और बेटर कंडक्टर होना चाहिए कॉपर से। लेकिन क्योंकि आपने अलॉइंग कर दिया यहाँ पे, तो मेटल्स को उसने एटम्स को डिस्प्लेस कर दिया, सिल्वर के एटम्स ने कॉपर के एटम्स को, तो उससे क्या होगा, ओवरऑल नेट इफेक्ट आपका क्या होगा, इस पूरे सॉल्यूशन की जो रेजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी जो कि होती प्योर कॉपर की। तो यानी कॉपर से भी खराब कंडक्टर होगा ये, बेशक आपने उसमें सिल्वर मिला दिया। सोचो कितनी वो बात है, अजीब बात है। हाँ तो सिल्वर तो अच्छा कंडक्टर है कॉपर से, इसकी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन नहीं, अलॉइंग करने की वजह से क्या हुआ, इसकी रेजिस्टिविटी इससे ज़्यादा होगी, यानी ये पुअर कंडक्टर होगा एज कम्पेयर टू प्योर कॉपर। ओके, अब हम आते हैं किस पे, मैकेनिकल स्ट्रेसिंग, थर्ड जो चीज़ थी। सो मैकेनिकल स्ट्रेसिंग ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल डेवलप्स द लोकलाइज्ड स्ट्रेन्स इन द मटेरियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रेस क्या होता है, ये आपका कोई मटेरियल है, ठीक है, इसके ऊपर आपने कंसिस्टेंटली फोर्स अप्लाई की। अब उस फोर्स की वजह से क्या होगा, इस मेटल के अंदर डिफॉर्मेशंस आएंगे। डिफॉर्मेशंस का मतलब है या तो ये मेटल एलोंगेट करेगा या स्ट्रेच, या तो स्ट्रेच हो जाएगा या कॉम्प्रेस हो जाएगा ये मेटल आपका, ठीक है। दोनों ही केसेस के अंदर क्या हो रहे हैं, इसके अंदर स्ट्रेन्स आ रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, क्योंकि चेंज हो चुकी है इसकी लेंथ। ओरिजिनल जो चीज़ ली थी आपने उसकी लेंथ चेंज हो चुकी है, ठीक है। अगर आपने उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाई तो ऑब्वियसली हो सकता है वो ऐसे एलोंगेट कर जाए, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे तो हो सकता है वो कॉम्प्रेस कर जाए, ठीक है। तो उसकी वजह से लोकलाइज स्ट्रेन प्रोड्यूस होते हैं, उसकी लेंथ चेंज हो जाती है, डायमेंशंस चेंज हो जाती हैं उस मटेरियल की। दीज लोकलाइज स्ट्रेन डिस्टर्ब द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू द मटेरियल। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एटम के अंदर जो इस मतलब मटेरियल के अंदर एटम्स थे, उनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे जब एलोंगेट होंगे या कॉम्प्रेस होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब शेप और साइज ही आपका चेंज हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स पर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। विच रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। इससे क्या होगा, हमेशा इसकी मटेरियल की रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, इसकी रो हमेशा बढ़ेगी। ओके, सब्सिक्वेंटली एनीलिंग ऑफ मेटल रिड्यूसेस द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल। इसकी वजह से क्या हम बोलते हैं कि एनीलिंग जो प्रोसेस होता है उसके अंदर जो मेटल का होता है उससे रेजिस्टिविटी मेटल की मतलब कम होती है। एनीलिंग ऑफ मेटल रिलीव द मैकेनिकल स्ट्रेसिंग ऑफ मटेरियल। देखो एनीलिंग के अंदर क्या करते हैं, हीट करके ठंडा करते हैं मेटल को, ठीक है। तो अब जब हीट करोगे तो मेटल के अंदर क्या है, जो लोकलाइज स्ट्रेन आपके मतलब प्रेजेंट है ऑलरेडी, डिफॉर्म, कोई आपने खदान से निकाला तो कोई मेटल कहीं से डिफॉर्म्ड है वो मेटल, कहीं से यहाँ से डिफॉर्म्ड है, ठीक है। क्योंकि खदान से ऑब्वियसली बिल्कुल अच्छा मेटल तो निकलेगा नहीं आपका। जब उसको आप हीट करोगे, उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करोगे, तो जो लोकलाइज स्ट्रेन्स है, लोकलाइज स्ट्रेन्स का मतलब कहीं से मुड़ा तुड़ा हुआ है, कहीं से ज़्यादा वो है एलोंगेटेड है, कहीं से कम एलोंगेटेड है, कहीं से कॉम्प्रेस्ड है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो यूनिफॉर्म हो जाएगा मेटल, और जैसे ही मेटल यूनिफॉर्म होगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ उस केस के अंदर, जस्ट अ मिनट, जैसे ही मेटल यूनिफॉर्म होगा तो उस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्योर हो गया। और अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपका अच्छा हो गया तो उससे उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टिविटी उसकी कम हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है, वो अपनी प्योरिटी की तरफ बढ़ेगा। ड्यू टू विच द रेजिस्टिविटी द मेटल डिक्रीज। फॉर एग्जांपल द रेजिस्टिविटी ऑफ हार्ड ड्रॉन कॉपर इज ऑलवेज मोर एज कंपेयर टू एनील्ड कॉपर। जो एनील्ड कॉपर होता है जिसको आप गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करते हो, उसकी रेजिस्टिविटी एज कंपेयर टू हार्ड ड्रॉन कॉपर, जो कि वैसे निकाल के आप बस ठंडा कर देते हो सीधा, उससे हमेशा कम होती है रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये हो गया मैकेनिकल स्ट्रेसिंग। अच्छा, अब हम टर्म्स जो इसके अंदर यूज होंगी इस यूनिट के अंदर, कंडक्टर्स की जो प्रॉपर्टीज हम किन की टर्म्स में डिफाइन करते हैं, उसमें जो पैरामीटर्स यूज होते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें यूज होती हैं, वो यहाँ पे देखेंगे। देखो सबसे पहले हम देख रहे हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कॉफिशिएंट रेजिस्टेंस क्या होता है, अल्फा, ठीक है। इट इज द मेजर ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सब्सटेंस पर डिग्री ऑफ टेम्परेचर चेंज। यानी कि चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ पर डिग्री, 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज होने में उस सब्सटेंस का रेजिस्टेंस कितना बढ़ाया घटा, वो आपका अल्फा होता है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट मींस
इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर डेल्टा टी ग्रेटर देन 0 है यानी कि टेम्परेचर बढ़ा, अगर टेम्परेचर बढ़ने T2 बाद में हो गया, T1 पहले था, T2 ग्रेटर देन T1 हो गया, तो T2 माइनस T1 क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी डेल्टा टी इज ग्रेटर देन 0। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो उसकी वजह से अगर मेरा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, R2 जो 2 सेकेंड पॉइंट पे टेम्परेचर हो गया, R1 से अगर ज़्यादा हो गया, तो उस केस में मेरे अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव, यानी डेल्टा आर भी पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बटा पॉजिटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, सो प्योर मेटल्स हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी उनका आप जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कोफिशिएंट अप्रोचिंग जीरो कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अलॉइंग सर्टेन मेटल्स, मतलब इसको जीरो को अप्रोच करना है तो मतलब सर्टेन मेटल्स को आप अलॉय कर दीजिए, उस केस के अंदर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे भी रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता उनका। ठीक है, ए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मींस दैट इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब देखो डेल्टा टी तो ग्रेटर देन 0 है और डेल्टा आर क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस, यानी R2 क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने पे कम हो गया, लेस देन R1 हो गया, तो R1 को इस तरफ लेके आओगे तो क्या हो गया, R2 माइनस R1 क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, तो डेल्टा आर क्या हो गया, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव, और अल्फा का मैंने क्या बताया, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, यानी यहाँ पे पुट करो नेगेटिव बटा पॉजिटिव, नेगेटिव बटा पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव, यानी अल्फा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, नेगेटिव। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो गया, नेगेटिव टेम्परेचर। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स वो होते हैं जिनका रेजिस्टेंस जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो कम होता है, तो यानी उनका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जनरली आपके वैलेंस शेल में, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, यूज कर। ओके, अब हम आगे डक्टिलिटी पे। डक्टिलिटी का मतलब क्या है, कोई भी मटेरियल पड़ा है आपको, आप उसको इजीली से तार में कैसे बनाओगे, उसकी तार इजीली कैसे खींच सकते हो। जितनी पतली तार आप किसी चीज़ की खींच सकते हो, किसी भी मटेरियल की या कंडक्टर की, वो उतना ही डक्टाइल होगा। ठीक है, तो वही बोल रखा है, द प्रोसेस बाय विच, जिस प्रोसेस के थ्रू मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, थिन वायर्स, पतले तारों में खींचा जा सके, इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। ओके, अच्छा अब हम आगे सोल्डरेबिलिटी एंड कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। Conducting materials are required to be joined very often. The joint should offer minimum contact resistance. The solderability is also considered as a required property. मतलब देखो एक मटेरियल है, ठीक है, इस मटेरियल का एक तार ये है, एक तार ये है। अब मेरे को जो ऑब्वियस सी बात है, इन तारों को ज्वाइन करना है, तो अगर मैं ज्वाइन करते वक्त इनका कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, करंट यहाँ से यहाँ पे इजीली फ्लो नहीं करेगा। और अगर इस चीज़ का जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जिससे मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूँ उसका कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है ही नहीं बिल्कुल, तो इजीली करंट फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये अच्छी तरह सोल्डरेबल कब है ये मटेरियल, तब है ना जब इनके बीच का कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो, तो उस केस में अच्छे टाइप से सोल्डरेबल हो जाएंगे आपके मेटल्स। ओके, अच्छा उसके बाद हम चलते हैं हार्ड ड्रॉन वायर्स एंड एनील्ड वायर। आपने की भी होगी, जिन बच्चों ने टाँके लगाए ना मशीनों में या उनमें, तो वो बेसिकली सोल्डरिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे। ठीक है, आप किसी दुकान पे जाके देख लेना, ये आपको वहाँ भी पता चल जाएगा। अच्छा, हार्ड ड्रॉन वायर एंड एनील्ड वायर। अच्छा, एनील्ड एंड हार्ड ड्रॉन बेसिकली रेफर्स टू द सॉफ्टनेस और हार्डनेस ऑफ द मेटल। देखो एनील्ड का मतलब होता है सॉफ्ट, और हार्ड ड्रॉन का ऑब्वियसली हार्डनेस, सेम मतलब होता है। इफ ए वायर इज एनील्ड, एनीलिंग अगर की है तो इट हैज बीन हीट ट्रीटेड while being drawn through a die. After being heated and drawn, it is then left to cool slowly in order to soften it. देखो कोई भी मटेरियल है, मेटल है, उसको सबसे पहले क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, मशीन में रख के काफ़ी उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा, उसके लोकलाइज स्ट्रेंस रिमूव हो जाएंगे। और अगर लोकलाइज स्ट्रेंस रिमूव हो गए, कहीं से बड़ा था कहीं से छोटा था, तो उससे क्या होगा, फिर धीरे धीरे उसको कूल करेंगे, धीरे धीरे कूल करने से वो उसका क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा वो। ठीक है, एंड एनील्ड वायर इज जनरली वेरी इजी टू बेंड इन शेप। इससे क्या हो जाएगा, सॉफ्ट होने की वजह से वो तार इजीली लपेटा जा सकता है। तो तभी आपके जितने भी मशीन्स होती हैं जिनके अंदर आपने कॉपर वायर्स देखे होंगे इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर, वो जनरली एनील्ड कॉपर वायर होता है। एनील्ड क्यों होता है, क्योंकि उसको इजीली से हम उसके टर्न्स बना सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट है तो उसको इजीली हम लपेट सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की जो कॉयल होती है उसके ऊपर भी आपने देखा होगा बिल्कुल कितनी नंबर ऑफ कॉइल्स टर्न्स लगी होती है। तो इतना जब मोड़ तोड़ कर रहे हैं हम, अगर हार्ड होगी वो तार तो टूट जाएगी, लेकिन सॉफ्ट होगी तो हम उसके उतने नंबर ऑफ बैंड्स बना सकते हैं। और सॉफ्टनेस किससे आएगी, एनीलिंग करके, एनीलिंग की प्रॉपर्टी से। ठीक है, सॉफ्टनेस से क्या होगा, मेकिंग इट ए मेलिएबल एंड डक्टाइल मटेरियल। मेलिएबिलिटी क्या होता है, किसी भी मटेरियल को हम शीट्स में, कितनी पतली शीट्स में वो कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बड़ा सा मटेरियल है, ऑब्वियसली अगर जब ये इजीली बेंड हो सकता है तो हम इसकी शीट्स भी बहुत इजीली बना सकता हूँ। ठीक है, चद्दर बनाना जिसको बोलते हैं। एंड डक्टाइल मटेरियल, हाउएवर इट कैन ऑल्सो बिकम हार्ड इफ इट इज ओवरवर्क। लेकिन अगर आपको ज़्यादा इसको ओवरवर्क कर दिया, ज़्यादा इस पर वो कर दिया, लगा दिया,
ज़्यादा इस पर काम करते रहे तो ये क्या हो जाएगा, हार्ड भी हो जाएगा। ठीक है, हार्ड ड्रॉन वायर इज हीटेड एंड देन कूल्ड वेरी, अब ये तो था एनील्ड का, अब हार्ड ड्रॉन का मतलब बोल रही है। हार्ड ड्रॉन वायर को क्या करते हैं, हीट कर देते हैं और उसको एकदम ठंडा कर देते हैं। इसको क्या है, धीरे धीरे ठंडा करते हैं, बोलते हैं सहज पके इसको मीठा हो, इसलिए वो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, एकदम ठंडा कर देते हैं, तो उससे क्या है, हार्ड रह जाता है ये तार। सो दीज वायर्स आर वेरी ब्रिटल एंड कैन स्नैप वेरी इजीली इफ दे आर ओवरवर्क्ड, तो आसानी से टूट जाएंगे अगर आप उनको ज़्यादा मोड़ो तोड़ोगे, तो ये हार्ड है क्योंकि, तो इजीली टूट जाएंगे। इफ यू वर टू टेक द पेपर क्लिप मेंशन्ड इन द प्रीवियस एग्जांपल एंड बेंड इट ओवर एंड ओवर अगेन इन द सेम प्लेस, इट विल बिकम हार्डर एंड इवेंचुअली स्नैप। पेपर क्लिप का एग्जांपल दे रही है कि हार्ड ड्रॉन होती है ये, तो इस वजह से अगर आप उसको बार बार बेंड करोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, राइट। अब हम आगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल्स। कंडक्टिंग मटेरियल्स को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो सबसे पहले लो रेजिस्टिविटी, फिर हाई रेजिस्टिविटी। अब कंडक्टिंग मटेरियल्स के अंदर ऐसे मटेरियल्स होंगे जिनकी रेजिस्टिविटी बिल्कुल ही कम होगी, और कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे जिनकी रेजिस्टिविटी इनके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होगी, तो वो क्या होगी, हाई रेजिस्टिविटी। हाँ, वो स्टिल कंडक्टर्स हैं, ये बात ध्यान रखना, हम इंसुलेटर्स की बात नहीं कर रहे, लेकिन वो लो के कंपैरिजन में उनकी रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा। तो पहले हम पढ़ेंगे लो रेजिस्टिविटी मटेरियल्स, तो चलते हैं। दीज आर दोज मटेरियल्स विच हैव लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, ऑब्वियसली लो रेजिस्टिविटी तो लो ही होगी। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एंड एल्यूमिनियम इसके एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एंड एल्यूमिनियम बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, तो इनकी रेजिस्टिविटी ऑब्वियसली काफ़ी कम होती है। अच्छा, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, लो रेजिस्टिविटी जो मटेरियल्स होते हैं, लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट, लो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कॉफिशिएंट, इसका मतलब क्या, अल्फा की वैल्यू काफ़ी कम है। अल्फा की वैल्यू काफ़ी कम है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा भी बढ़ा देंगे, बढ़ाते जाएंगे तो भी रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, डजंट इंक्रीज मच। ठीक है, आप टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दो लेकिन रेजिस्टेंस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ऑब्वियसली अच्छा कंडक्टर भी वही है, जैसे कोई तार है सपोज करो, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इस तार के अंदर क्या होगा, हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट कौन से लॉसेस होते हैं, I²R लॉसेस होते हैं, तो उससे हीट जनरेट होने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ने से अगर इस तार का रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है तो क्या करेगा, ये करंट को फिर ब्लॉक करना स्टार्ट कर देगा, यानी करंट और कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए इसका क्या होना चाहिए, अगर टेम्परेचर बढ़ता भी जाए तो भी रेजिस्टेंस ज़्यादा ना बढ़े, बहुत कम बढ़े, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इफेक्ट हो, तो वो कब हो सकता है, व्हेन अल्फा इज लो, यानी कि जब अल्फा की वैल्यू कम हो, टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू कम हो। ठीक है, तो वो अगर लॉसेज आपको कम रखने हैं उसके रेजिस्टेंस के, तो अल्फा की वैल्यू कम होनी चाहिए। और लो रेजिस्टिविटी मटेरियल्स की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि उनके अल्फा की वैल्यू काफ़ी कम होती है। ठीक है, इससे रेजिस्टेंस की वेरिएशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन वोल्टेज ड्रॉप एंड पावर लॉस। अब ऑब्वियसली अगर ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस होगा तो ज़्यादा पावर लॉस होगी। ठीक है, उतनी वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। सो टू कीप दीज लॉसेज लो, द कंडक्टिंग मटेरियल शुड हैव लो टेम्परेचर रेजिस्टेंस कॉफिशिएंट। तो इनका कंडक्टिंग मटेरियल्स का लो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कॉफिशिएंट होना जरूरी है, यानी अल्फा की वैल्यू कम होनी जरूरी है। ये एक्चुअली सारी चीज़ें किससे आ रही है, इसे एक इक्वेशन से निकलती हैं, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1। देखो, तो T2 यानी सेकंड पॉइंट पे टेम्परेचर, T1 अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो T2 ग्रेटर देन T1 हो गया। तो अगर यहाँ अल्फा की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोई भी जो ये टर्म आएगी ये काफ़ी बड़ी आएगी, और जितनी बड़ी आएगी ये R2 की वैल्यू उतनी बड़ी होगी। अगर अल्फा की वैल्यू ऑलमोस्ट क्लोज टू 0 होगी तो 1 प्लस 0 ऑलमोस्ट क्या होगा, 1 ही होगा। तो R2 की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, R1 के ही बराबर रहेगी। ठीक है, वो कब पॉसिबल है, जब अल्फा की वैल्यू बहुत कम हो। ये यहाँ से निकलती है इक्वेशन से सारा। ठीक है, ये इक्वेशंस क्या है, ये इंपेरिकल इक्वेशंस हैं। इंपेरिकल इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, लोगों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए, बार बार एक्सपेरिमेंट करके करके फिर उन्होंने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कैसे बढ़ रहा है या चेंज हो रहा है। बाद में उनको पता चला ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो फिर ये इक्वेशन उन्होंने लिखी। ठीक है, अब हम आते हैं सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ पे। प्रॉपर्टीज के अंदर दूसरी प्रॉपर्टी, दीज मटेरियल्स मस्ट पोजेस हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, लाइन कंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, वाइंडिंग यूज्ड इन मोटर्स, जनरेटर्स और ट्रांसफार्मर शुड हैव सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब देखो, जो ये कंडक्टर्स हैं, अच्छे कंडक्टर्स हैं जो इजीली करंट पास करने दे रहे हैं, ठीक है, अगर उनकी स्ट्रेंथ ना हो, उनमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ ना हो, तो एक टावर आपने यहाँ लगा रखा है, एक टावर यहाँ लगा रखा है, इन दोनों के बीच में आपने कंडक्टर डाल रखा है। अगर इस कंडक्टर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ ही नहीं तो वैसे ही टूट जाएगा। बताओ, थोड़ी सी हवा चलेगी, कुछ आएगा, थोड़े से स्ट्रेस आएंगे, बारिश आएगी, बर्फ़ गिरेगी या कुछ भी होगा, आंधियाँ चलेगी, तो ये क्या हो जाएगा, कंडक्टर टूट जाएगा।
तो उस केस में क्या हो जाएगा, सबकी बत्ती गुल, पूरा आगे अंधेरा। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो यही मैंने लिखा, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप जितने भी मोटर्स लेते हो, जनरेटर्स लेते हो या कोई भी मशीन लेते हो, उसके अंदर वाइंडिंग्स लगाते हो आप, उन वाइंडिंग्स के अंदर ही तो करंट फ्लो करता है। और जब उस वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो करता है आपका, तो ऑब्वियस सी बात है उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है आपका। तो अगर आपका मटेरियल को हम इजीली मोड़ तोड़ ही ना सकें और उसकी स्ट्रेंथ ही ना हो, तो वैसे ही टूट जाएगा वो, उसके टर्न्स ही नहीं बना सकेंगे। और टर्न्स नहीं बनेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट होगा तो वो मोटर काम कैसे करेगी। ठीक है, ये हम लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स का आएगा ना, उसके अंदर कौन से मटेरियल्स यूज़ होते हैं, कि मैग्नेटिक फील्ड वगैरह क्यों बनाया जाता है। वैसे आप नेक्स्ट सेम में भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स 1 में ये चीज़ें पढ़ोगे। ठीक है, मोटर्स, जनरेटर्स और ट्रांसफार्मर्स शुड हैव सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ओके, डक्टिलिटी ये मैं बता ही चुका हूँ, ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। शुड बी डक्टाइल एनिमल and enough to enable it to be drawn into different sizes and shapes. सोल्डरेबिलिटी एंड कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ये भी बता ही चुके हैं। ठीक है, सोल्डरेबल होना चाहिए, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। रेजिस्टेंस टू कोरोजन, इट शुड नॉट बी इजीली, जंग नहीं लगना चाहिए उन मटेरियल्स पे, जंग लग गया तो वैसे ही खराब हो जाएंगे। लास्ट इज डेंसिटी, लो रेजिस्टिविटी मटेरियल्स मस्ट possess low density so that actual weight of the system where they are used should be less. अगर उनकी डेंसिटी कम होगी, रो की वैल्यू कम होगी, अच्छा ये रो मैं रेजिस्टिविटी के लिए यूज़ कर रहा हूँ, डेंसिटी होता है मास इज इक्वल मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर उनका वेट कम, डेंसिटी कम होगी, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हुआ, ये साइड डेंसिटी कम तो इनका मास भी कम, मास अगर कम तो यानी वो एक्चुअल वेट उस सिस्टम का घट गया, तो वो ईजिली हम उन तारों को डाल सकते हैं। सपोज करो ये 2 टावर हैं, उसके बीच में 2 जो मैंने मटेरियल लगा रखा है उसका वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाए, तो वैसे ही बेचारा वो लटक जाएगा तार, और लटक गया तो वो किसी के कॉन्टैक्ट में आ सकता है, किसी को नुकसान पहुँचा सकता है। ठीक है, या हवा चलेगी तो इन टावर्स को भी डिस्टर्ब कर सकता है वो, स्ट्रेंथ इनके ऊपर भी, तो उसकी स्ट्रेंथ को वो करने के लिए हमें एक और टावर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, पूरे सिस्टम को वो करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टावर्स लगाने पड़ेंगे, तो उससे पूरा आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। यानी कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी सिस्टम की, अगर उसकी सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं होगी तो। ठीक है, और वेट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर वेट ज़्यादा हो गया तो वैसे ही तार लटक जाएगा। ये मैं यही बता रहा हूँ डेंसिटी का मतलब ना, बेसिकली। ओके, अब एप्लीकेशंस ऑफ लो रेजिस्टिविटी मटेरियल्स कहाँ यूज़ होते हैं, लो रेजिस्टिविटी मटेरियल्स, दे आर यूज्ड इन हाउस वायरिंग, घर की तारों में, एज अ कंडक्टर फॉर पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, जो खेतों में आपकी लाइंस जा रही हैं, ट्रांसमिशन लाइंस जो घर के पास आ रही है आपके ट्रांसफार्मर से, जो तार आ रही है घर पे, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। ऑन द वाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं जिनकी वाइंडिंग्स बनती है जनरेटर, मोटर और ट्रांसफार्मर की। ठीक है, वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन होगी। लो रेजिस्टिविटी मटेरियल्स आर यूज विद द पावर लॉस एंड वोल्टेज ड्रॉप शुड बी लो, उनको यहाँ हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे पावर लॉस और वोल्टेज ड्रॉप कम से कम होना चाहिए। ऑब्वियसली जब उनकी रो काफ़ी कम है तो ऑब्वियसली उनका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, काफ़ी कम होगा, तो जो लॉसेज होंगे उसके अंदर I2R लॉस यानी हीट लॉस, वो भी क्या होंगे, कम से कम होंगे। और जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उन कंडक्टर्स के अक्रॉस V = I × R, जब R ही बहुत कम है तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, कम नहीं होगा। ये सो कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर एग्जांपल्स ऑफ लो रेजिस्टिविटी मटेरियल्स। ये तो हम देख ही चुके हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, राइट। अब इन मटेरियल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इस टॉपिक के अंदर। तो बेसिकली हम लो रेजिस्टिविटी मटेरियल्स तक कवर करेंगे इस लेक्चर में, हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, सेकेंड यूनिट के शायद 2 लेक्चर्स बनाने पड़ेंगे मुझे, काफ़ी बड़ी यूनिट है। ओके, तो अब हम आगे कॉपर सिंबल Cu, एटॉमिक नंबर कितना 29, एटॉमिक वेट 64, तो 29 है तो इसको कैसे लिखेंगे 2 8 18 1। ठीक है, कॉपर इज अ मेटल, ऑब्वियसली 1 2 3 वाले इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर होते हैं वो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के अंदर भी ये लो रेजिस्टिविटी मटेरियल है। ठीक है, अब देखें कॉपर इज अ मेटल विद रेडिश कलर, ऑलमोस्ट तांबे का रंग कैसा होता है, कॉपर का रंग लाल सा ही होता है लगभग। ठीक है, इट इज़ कॉमनली यूज कंडक्टिंग मटेरियल बिकॉज इट इज़ हायर कंडक्टिविटी एंड लो कॉस्ट, इसकी कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा और इसकी कॉस्ट भी कम है। ऑब्वियसली गोल्ड एंड सिल्वर से तो कम ही है इसकी कॉस्ट। द कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज लेस देन सिल्वर एंड गोल्ड, यानी इसकी कंडक्टिविटी ऑब्वियसली सिल्वर एंड गोल्ड से तो कम है, यानी वो अच्छे कंडक्टर्स हैं इससे, बट ड्यू टू इट्स कॉस्ट इट इज़ मोर प्रेफर्ड मेटल, लेकिन इसकी कॉस्ट इतनी कम है इनसे तो क्योंकि तो ये इजीली यूज़ होता है, तभी घर की तारों में जनरली कॉपर मिलता है आपको। ठीक है, आप सिल्वर और गोल्ड की तारें लगाने लग गए तो आप सोच लो कितनी कॉस्ट हो जाएगी वायरिंग में ही, पता चला आपकी वायरिंग ही नहीं हो पाएगी घर की। ठीक है, इट इज़ मेनली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ओर्स, मेनली ये ओर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। द मेन ओर्स ऑफ कॉपर आर क्यूप्राइट Cu2 एंड कॉपर पायराइट CuFeS2। ठीक है, इनसे निकलता है ये ओर्स, वो चीज़ होती है जिनसे आपका मेटल निकाला जाता है।
तो इससे या इससे कॉपर निकाला जाएगा। ठीक है। अब कॉपर की प्रॉपर्टीज, इट इज रेडिएशन कलर ऑब्वियसली, ठीक है, लाल होता है। इट इज डक्टाइल एंड मेलिएबल इन नेचर, डक्टाइल तो होगा ही होगा, घर में आपकी तारें सारी कॉपर की हैं, इतनी लंबी लंबी तारें जो खींची हुई हैं, अगर वो डक्टाइल ना होता तो वो खींची जाती नहीं होता, नहीं हो सकता था। मेलिएबल शीट्स में भी पीटा जाता है कॉपर को, ट्रांसफार्मर वगैरह में देखा होगा, हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स में लगता है, कई जगह कॉपर की शीट्स यूज होती हैं, तो वहाँ मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी आ गई। इट इज़ नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक है मतलब, तो क्या हुआ इसका मतलब, ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ये जो होता है ना कॉपर, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ज़्यादा वो नहीं होता। इट हैज़ लो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, इसका कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस क्या है आपका, कम है। ठीक है, यानी एक कॉपर की वायर ये, एक कॉपर की वायर है, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो इनका जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस आएगा बीच में, जो कॉन्टैक्ट बनेगा पॉइंट पे, वो रेजिस्टेंस काफ़ी कम होगा, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होगी। तो इजीली इनको आप सोल्डर कर सकते हो, मेन बात ये बोलने की, ये सोल्डरेबिलिटी आसान है। सोल्डरेबिलिटी आसान है तो यानी बड़ी 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 कॉपर की तार आप इजीली यूज़ कर सकते हो, इसलिए घरों में कॉपर जनरली यूज़ होता है। अच्छा, इट्स रेजिस्टिविटी इज 1.7 इंटू 10⁻⁻8। मैंने बताया था ना लो रेजिस्टिविटी मटेरियल्स की कितनी होती है, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 इतनी होती है, 10⁻⁻8 यानी 0 पॉइंट, इससे एक से पहले 7 जीरोस, ओम मीटर, रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर। स्मेल्टिंग पॉइंट इज 1084 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट इज इतना 2500, बस 1084 डिग्री सेल्सियस पे ये पिघलेगा, और सॉरी 2562 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट राइट। अच्छा, इट्स डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कितनी है, 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 ml अगर आप कॉपर लोगे तो उसका वेट कितना होगा, 8.96 ग्राम, सीधा मतलब ये वो, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। बाकी एक बार चेक भी कर लेना ये सेंटीमीटर क्यूब 1 ml ही होता है क्या होता है, मतलब आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। अच्छा हाँ, ये आप नेट पे चेक कर लेना एक बार। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर आप लेते हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेते हो, 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ, 1 सेंटीमीटर हाइट कॉपर की, ठीक है, तो उस कॉपर का जो वो होगा मटेरियल होगा, उसका वेट 8.96 ग्राम होगा। ठीक है ये। अच्छा, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ कॉपर नियर रूम टेम्परेचर इज 0.393% पर डिग्री पर सेल्सियस, यानी कि अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उससे इसका जो वो है 0.39% बढ़ेगा रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी 100 ओम है रेजिस्टेंस मान लो कॉपर का, 100 ओम तो खैर मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 100 ओम तो कभी भी नहीं हो सकता रेजिस्टेंस खैर, यानी सपोज करो 1 ओम रेजिस्टेंस है कॉपर का, ठीक है, आपने इसको 100 डिग्री पे चला रहे थे, अब आप इसको 101 डिग्री पे चला रहे हो, तो इसका 0.39% है, एक का 0.39% बताओ कितना हो जाएगा, 0.39/100 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 1.0039 होगा इसका रेजिस्टेंस 101 डिग्री सेल्सियस में, यानी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज नहीं होगा इसका, यानी अल्फा की वैल्यू काफ़ी कम है। सो इट कैन बी इजिली सोल्डर्ड, अभी हम देख ही चुके हैं, सोल्डर और वेल्डेड विच आर नेसेसरी फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग। सो कॉपर हैज़ गुड कोरोजन रेजिस्टेंस, आसानी से इसको जंग नहीं लगता। ठीक है, अब कॉपर 2 फॉर्म्स में डिवाइड किया जाता है, एक हार्ड ड्रॉन कॉपर, एक एनील्ड कॉपर। सो बोथ टाइप्स ऑफ कॉपर आर यूज्ड फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस एज देयर प्रॉपर्टीज वेरी इन सम रिस्पेक्ट, यानी दोनों की एप्लीकेशंस अलग अलग हैं, तो उसके लिए दोनों को तैयार किया जाता है। ठीक है, पहले हम देखते हैं हार्ड ड्रॉन कॉपर। हार्ड ड्रॉन कॉपर का मैंने क्या बताया था, हीट करेंगे उसके बाद एकदम ठंडा कर देंगे वो हार्ड ड्रॉन कॉपर। हीट करने के बाद रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ हार्ड ड्रॉन कॉपर, टेम्परेचर रेज कर दिया हार्ड ड्रॉन कॉपर का, उसके बाद उसको क्या करेंगे, देन अलाउड टू कूल, धीरे धीरे ठंडा होने देंगे उसको। ठीक है, अब एकदम ठंडा किया था तो क्या हो गया था, ये हार्ड हो गया था, ब्रिटल था। ठीक है, तो और ये क्या हो गया था, धीरे धीरे ठंडा किया था तो सॉफ्ट हो गया था, इसके सारे स्ट्रेन्स अंदर से निकल गए थे, लोकलाइज स्ट्रेन्स जो प्रेजेंट थे। सो बीइंग हार्ड इट इज़ लेस फ्लेक्सिबल, हार्ड है तो ये क्या मुड़ तुड़ नहीं सकता इजीली। ठीक है, बीइंग सॉफ्ट इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल, तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इज कंपेरेटिवली हाई। लेकिन अगर आप इस पर क्या लगाओगे, प्रेशर लगाओगे ऊपर से या कोई और चीज़ लगाओगे तो टूटेगा नहीं इजीली, यानी काफ़ी देर तक झेल जाएगा उस फोर्स को। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, इसकी कम है टेंसाइल स्ट्रेंथ, सॉफ्ट है ऑब्वियसली, तो ये लगाओगे तो डिफॉर्म हो सकता है, मुड़ तुड़ सकता है आपका एनील्ड कॉपर। राइट, अब एप्लीकेशंस, अब ये इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो जो अंडरग्राउंड केबल्स होती हैं हाई वोल्टेज की, जिनकी वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन जो अंडरग्राउंड जो नीचे बिछाई जाती हैं धरती के, तो ऑब्वियसली जो नीचे बिछाई जाएंगी यार ऑब्वियसली, अब तो उनको आप स्ट्रॉन्ग वायर से बिछाओगे, अगर आप क्योंकि बार बार उस पर काम चलता रहता है, व्हीकल्स जाते रहते हैं,
और भी काम होता रहता है, तो कोई भी चीज़ लग गई तो वो आपका केबल वैसे ही ख़राब हो जाएगी। तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। स्ट्रेंथ चाहिए तो आपको कौन सा लेना पड़ेगा, हार्ड रॉन कॉपर। सो बस बार्स का तो मैं कई बार वैसे बता चुका हूँ। बस बार्स क्या होती है, आपकी सब स्टेशन के अंदर एक बार होती है ऐसी लोहे की रॉड सी होती है, उसके ऊपर क्या होता है, आपकी अलग अलग जगह से जो ट्रांसमिशन लाइंस आती हैं उनसे करंट, वोल्टेज, पावर सब आ रही होती है, ठीक है। तो अगर मान लो ये सॉफ्ट सी हुई, हवा चली या कुछ भी हुआ, किसी और के कांटेक्ट में आएगी, जैसे ही कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा, जस्ट अ मिनट, तो उस केस में लेट्स कंटिन्यू, बीच में डिस्ट्रैक्शंस, नथिंग एल्स वी कैन डू, ठीक है। तो अब हम हार्ड रॉन कॉपर कर रहे थे, हाँ। तो ऑब्वियसली जब आपकी क्या होगी, बस बार्स एंड कंडक्टर्स बिकॉज ऑफ हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए इस पर हम फोर्स भी लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे। तो हाँ, मैं ये बता रहा था कि अगर इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ये ईजिली हिलेगा डुलेगा नहीं और ना ही टूटेगा ना। तो ये क्या होगा, किसी के भी वायर के कॉन्टैक्ट में आ गया ना, मतलब सपोज करो, तो इन ऑब्वियसली अगर कोई घूम फिर गया तो इन दो वायर्स को टच करवा देगा ये। तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर ये डिफॉर्म इजीली हो जाता है तो सॉफ्ट होगा तो ये सारा का सारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और पूरा सिस्टम आपका बिगड़ जाएगा। तो बस बार्स के लिए आपको जो मेटल लेना पड़ेगा, जो कंडक्टर लेना पड़ेगा, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेगी, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। अब हम आ गए एनील्ड कॉपर पे। एनील्ड कॉपर क्या है, सॉफ्ट कॉपर है। इट इज़ यूज फॉर इंसुलेटेड कंडक्टर इन लो वोल्टेज केबल्स, ठीक है। वाइंडिंग वायर्स फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स। ऑब्वियसली जहाँ आपको नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा करने हैं, जहाँ आपको मोड़ने की ज़रूरत है मैं उसको मटेरियल को अपने, ठीक है, इन लो वोल्टेज केबल्स। तो हाई वोल्टेज केबल्स के लिए तो ये यूज़ हो रहा है, लो वोल्टेज के अंदर ये यूज़ हो जाएगा। वाइंडिंग वायर्स, वाइंडिंग जब बनानी पड़ेगी इलेक्ट्रिकल मशीन्स और ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर। फ्लेक्सिबल वायर्स भी कौन से होते हैं, उसको ऐसे ऐसे मोड़ो तोड़ोगे आप, ठीक है। एंड इन मेकिंग कॉइल्स तो ऑब्वियसली यही होता है, इस टाइप से कॉइल बनती है आपकी, ऐसे टर्न्स लगा के, ठीक है, ओके। अब हम आ गए एल्यूमिनियम पे। एल्यूमिनियम इज अ वाइट कलर्ड मेटल। एल्यूमिनियम क्या है, वो रेडिश था, ये वाइट कलर्ड है। मोस्ट कॉमनली एंड यूनिवर्सली यूज्ड एज कंडक्टिंग मटेरियल। इट इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इट्स कंडक्टिविटी इज नेक्स्ट टू कॉपर। इसकी कंडक्टिविटी क्या है, कॉपर से थोड़ी सी कम है जस्ट। इट पोजेसेस द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इट इज सिल्वर वाइट इन कलर। ऑब्वियसली सिल्वर वाइट है, वो क्या है, रेडिश था कलर में। अब क्या करो, एक ऐसे बॉक्स सा बना लो, ठीक है, उसमें बीच में लाइन डालो, यहाँ कॉपर की प्रॉपर्टीज लिख लो, यहाँ एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज लिख लो, ठीक है। उससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। ऑब्वियसली इट इज मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल डक्टाइल तो होगा ही होगा ये, तभी इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इजिली, क्वाइट इजिली। अच्छा, इट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन ड्यू टू ऑक्साइड लेयर फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस। ये इजिली क्या करता है, कोरोजन को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, जंग नहीं लगता, क्योंकि इसके लेयर के, इसके ऊपर जो इसके सरफेस पे एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, Al2O3 पता नहीं मेरे को, दैट आई डोंट रिमेंबर एक्जैक्टली, लेकिन ऑक्साइड की लेयर बन जाती है व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, जब एटमॉस्फेयर में पड़ा होता है। बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर हैड हायर रेजिस्टिविटी एंड एक्ट एज एन इंसुलेटर। लेकिन ये लेयर बनने की वजह से इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। तो रेजिस्टिविटी अगर बढ़ गई तो फिर ये अच्छी तरह काम नहीं कर पाएगा। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 655 डिग्री सेल्सियस। इसका मेल्टिंग पॉइंट 655, बॉइलिंग उसका था 1084 इफ आई एम करेक्ट, ठीक है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 2057 डिग्री सेल्सियस, जिस पे ये वेपर में कन्वर्ट होगा, ओके। इट्स डेंसिटी इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कॉपर की कितनी थी, 8 पॉइंट कुछ थी, यानी कॉपर इससे ज़्यादा भारी था एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। इट्स टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज इतना, ये भी टेम्परेचर कॉफिशिएंट इसका भी बहुत कम है, उसका भी कितना था, 0.0039 कुछ ऐसा ही था। इट्स रेजिस्टिविटी इज 2.65 इंटू 10⁻⁸। उसकी कितनी थी, 1.7 इंटू 10⁻⁸, यानी उसकी रेजिस्टिविटी कम थी इससे, तो यानी ये थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। यहाँ पे क्या आ गया, 2.65, ठीक है, इंटू 10⁻⁸। यहाँ पे 1.7 था, तो 2.65 ऑब्वियसली 1.7 से बड़ा ही है, क्योंकि 10⁻⁸ तो सेम ही है। इट्स मच लाइटर देन कॉपर फॉर द सेम मास। ऑब्वियसली जब डेंसिटी कम है तो हल्का भी होगा। इट इज सॉफ्टर देन कॉपर, सॉफ्ट होता है कॉपर से। सो बीइंग सॉफ्ट मटेरियल एंड हाईली डक्टाइल, यानी इसको तारों में आसानी से खींचा जा सकता है। इट इज यूज्ड इन फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रिक वायर्स जहाँ होती है वहाँ ये बहुत अच्छा यूज होता है।
सो एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज अ कंडक्टर फॉर पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनरली जहाँ तार आराम से बनाई जा सकती हैं वहाँ पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम की वायर्स यूज़ करते हैं। इवन कि एल्यूमिनियम भी यूज़ नहीं करते हैं वहाँ, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है, इसकी डेंसिटी कम है, इसकी स्ट्रेंथ कम है, तो इसके अंदर हम बेसिकली स्टील के स्ट्रैंड्स ऐड करते हैं। तो स्टील के स्ट्रैंड्स ऐड करने की वजह से इसको नाम देते हैं फिर ACSR। अंदर हम स्टील लगाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम एल्यूमिनियम लगाते हैं, ऐसे ऐसे। ये मैं सामने से काटने के बाद व्यू दिखा रहा हूँ आपको ACSR कंडक्टर से आगे आएगा, ठीक है। इसका नाम होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। यानी एल्यूमिनियम का कंडक्टर है, लेकिन उसकी रीइंफोर्सिंग किससे कर रखी है हमने, स्टील से कर रखी है, ठीक है। एल्यूमिनियम यूज्ड एज ए कंडक्टर फॉर पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, इज आल्सो यूज्ड इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन्स। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जो खेतों में से जा रही है आपकी, ठीक है, बस बार्स के अंदर भी इसको यूज करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूज ऑफ एल्यूमिनियम इज ACSR कंडक्टर्स। देखो जो मैं बता रहा था, हार्ड ड्रॉन एल्यूमिनियम। हार्ड ड्रॉन किस लिए, इसमें स्टील आपने डाल रखा है, ठीक है। हार्ड ड्रॉन इसलिए क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। इतने लंबे डिस्टेंस पे अगर आपको दो टावर्स के बीच में लगाना है कोई तार, तो उसकी स्ट्रेंथ भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। ओके, अब हम आगे स्टील पे। लो रेजिस्टिविटी का जो थर्ड है इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टील। स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। आयरन को किसके साथ मिला दिया, कार्बन, विद स्मॉल परसेंटेज ऑफ अदर मेटल सच एज निकल। उसके साथ और कुछ मेटल्स हमने मिला दिए, क्या, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, मैंगनीज, टंगस्टन एक्सेट्रा, इनको हमने मिला दिया, ठीक है। जनरली बेस मेटल आयरन होता है इसके अंदर। स्टील इज अ हार्ड, डक्टाइल एंड मेलिएबल सॉलिड एंड प्रोबेबली द मोस्ट सॉलिड मटेरियल। ऑब्वियसली इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, तभी आपने देखा होगा मैक्सिमम चीज़ें स्टील की बनती हैं। घर के अंदर रेलिंग्स देख लो आप, अलमारियाँ देख लो, बहुत सारी चीज़ें, गाड़ियाँ देख लो, स्टील से ही बनती हैं। सो टाइप्स ऑफ स्टील। स्टील आर बेसिकली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मेटल यूज्ड एंड द परसेंटेज कंटेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील में क्या होगा, ज़्यादा कार्बन होगा। आयरन एंड कार्बन विद मोर परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इट देन आयरन। आयरन से भी ज़्यादा परसेंटेज। द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस कार्बन मेक्स दिस टाइप ऑफ स्टील सॉफ्टर देन अदर टाइप्स ऑफ स्टील। इससे क्या होगा, आपका सॉफ्ट हो जाएगा स्टील जो होगा। ये आप वैसे चेक कर लेना, ये लाइन मेरे को गलत लिख रही है कि आयरन से ज़्यादा अगर कार्बन डाल दिया तो दिक्कत हो जाएगी मेरे ख्याल से। फिर भी आप एक बार चेक कर लेना इसको नेट पे। मोस्टली यूज इन मेकिंग ऑफ वुड कटिंग टूल्स। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, सॉफ्ट होता है, तो ये वुड को काटने के, लकड़ी को काटने के लिए यूज़ होता है आपका, ठीक है। जो आरियाँ बनाते हैं आपकी। मेकिंग ऑफ एक्सेस। एक्सेस क्या होती हैं आपकी, कुल्हाड़ियाँ, स्वॉर्ड्स ऑब्वियसली तलवारें जो बनती हैं आपकी। जितनी आपकी तलवार क्या होगी, हल्की होगी, और जितनी मतलब आराम से घूम सकेगी, फ्लेक्सिबल होगी, उतनी ज़्यादा चोट पहुँचाएगी। सीजर्स, कैंचियाँ एंड अदर कटिंग टूल्स, ठीक है। उसके बाद हम आगे माइल्ड कार्बन स्टील पे। सिंपली कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड कार्बन बट हैज अ वेरी लो कार्बन कंटेंट, मतलब उसमें कम कार्बन कंटेंट होता है। सो इट्स वाइडली यूज्ड इन मेकिंग ऑफ व्हीकल फ्रेम्स। व्हीकल के जो फ्रेम बनाते हैं, जो व्हीकल्स के बनते हैं, बाहर की बॉडी बनती है, पैनल जो बनाए जाते हैं, बक्से जो बनाए जाते हैं, केसेस एंड शीट मेटल फॉर रूफ के लिए नहीं, यानी छतों के लिए जो चादरें बनाई जाती हैं वो आपकी माइल्ड कार्बन स्टील की होती हैं, ठीक है। अब आते हैं स्टेनलेस स्टील। इट इज मोस्ट रेजिस्टेंट एंड कॉमनली यूज स्टील ऑफ ऑल टाइप्स। जनरली ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। इट्स अपार्ट फ्रॉम कार्बन कंटेन्स 11% क्रोमियम एंड सम अमाउंट ऑफ निकल। रेजिस्टेंट होता है ये, मतलब कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, जंग नहीं लगता इसके ऊपर। दिस यूज इन मेकिंग ऑफ क्रॉकरी पे यूज होता है ये। रिस्ट वॉचेस जो आप घड़ियां पहनते हैं, किचन के यूटेंसिल्स, जो बर्तन आपके बनते हैं स्टील के वो, और सर्जिकल इक्विपमेंट्स, जो सर्जरी में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं उसके, ठीक है। प्रॉपर्टीज पे आ गए हम। इट इज अ शाइनी मेटल विद अ वेरी अट्रैक्टिव फिनिश। ऑब्वियसली इसके अट्रैक्टिव फिनिश है, तभी बहुत जगह यूज होता है ये। इट ट्रांसफर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इजिली। हीट और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर देता है स्टील जो है अपना, ठीक है। ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली जब लो रेजिस्टिविटी मटेरियल है तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इजीली ट्रांसमिट कर ही देगा। उसके बाद मैलिएबिलिटी। इट कैन बी रोल्ड इनटू थिन शीट्स। स्टील की चादरें तो आपको पता है कितनी आती हैं, तो थिन शीट्स में आप उसको काट सकते हो। थिन शीट्स में अगर काटोगे तो मैलिएबल हो गया आपका। रॉड में बना सकते हो, स्टील की रॉड बनती है। बार, जिसके ऊपर आप कपड़े टांगते हो, बार और बीम्स, और फोर्ज्ड इनटू डिफरेंट शेप्स, या फिर डिफरेंट शेप्स में जो गाड़ियों के लिए नहीं बनाई जाती है आपकी गाड़ियाँ, देख लो कितनी शेप्स की होती हैं, तो स्टील उस पर किस किस शेप में बनाया जाता है। उसके बाद हम आगे डक्टिलिटी में। इट कैन बी स्ट्रेच्ड एंड ड्रॉन आउट इनटू थिन वायर्स। इजीली आप उसको थिन तारों में भी वो कर सकते हो। तार नहीं लेते स्टील के जिसपे आप कपड़े सुखाते हो, वो भी हो गया। और प्रेस्ड इनटू डिफरेंट शेप्स। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग होता है ऑब्वियसली, आप कितने कपड़े सुखा लो टूटेगा नहीं। एंड रेजिस्टेंट टू फ्रैक्चर नहीं आता स्टील में। ड्यूरेबिलिटी। इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल, बहुत लंबे समय तक लास्ट करता है, इसलिए रेलवे लाइन्स और ब्रिजेस के अंदर स्टील के वो यूज़ होते हैं। ब्रिजेस में क्या सरिया पड़ता है ना, सरिया के अंदर क्या यूज़ होता है, स्टील यूज़ होता है।
ओके अब स्टील का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, CRGO सिलिकॉन स्टील जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, ये जो स्टील होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, द एडिशन ऑफ सिलिकॉन इन आयरन, सिलिकॉन को हम आयरन के अंदर ऐड कर देते हैं राइट प्रोपोर्शंस में विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्स द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन। तो इससे क्या होता है, सिलिकॉन के ऐड करने से कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो यूज करते हैं हम राइट प्रोपोर्शंस यानी बिल्कुल सही उसमें प्रोपोर्शन में जितनी जरूरत है इंप्रूव, इससे क्या होता है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज आयरन की इंप्रूव हो जाती है, अच्छी हो जाती है। इट इज नॉन एज इलेक्ट्रिकल स्टील, तो इसका नाम हम दे देते हैं इलेक्ट्रिकल स्टील। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, हाई परमिएबिलिटी। हाई परमिएबिलिटी का मतलब क्या है, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड आसानी से पास करेगा, ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसने अंदर, अब देखो ये मान लो आप ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर की कोर है, ये हम CRGO स्टील से बनाते हैं। तो अगर मान लो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट ही ना हो, मैग्नेटिक फील्ड से तो एनर्जी ट्रांसफर होती है प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है, बस नंबर ऑफ टर्न्स हम चेंज कर देते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं तो वोल्टेज स्टेप अप हो जाती है, कम कर देते हैं तो वोल्टेज स्टेप डाउन हो जाती है। तो यहाँ से हमने क्या किया, सप्लाई आ रही है पीछे से AC सप्लाई, तो उसकी वजह से क्या बन रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इस तार के चारों तरफ। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जब इस कोर के अंदर क्या हो जाएगा, बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड आप इसके अंदर डाल दोगे, आराम से इसके अंदर डायरेक्ट कर दोगे, ठीक है, इसके अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड घूमता रहेगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ इंटरेक्ट करेगा और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर फिर से क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग, और फिर वहाँ आप उसको आउटपुट पे लोगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट ही ना करे, अपनी कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इजीली पास ही ना कर सके, इसकी परमिएबिलिटी ही कम हो, तो उस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जब यहाँ पहुंचेगा ही नहीं तो सेकेंडरी को क्या वो पावर ट्रांसमिट करेगा प्राइमरी से, बताओ। तो यानी सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज भी इंड्यूस नहीं होगी, तो यानी ये ट्रांसफार्मर का काम ही खराब हो जाएगा, ट्रांसफार्मर आपका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसकी इंक्रीज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होना बहुत जरूरी है। इसी टाइप से इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर होता है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में भी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं होगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, ठीक है, या मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट नहीं होगी चीज, या इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्ट नहीं होगी चीज, ठीक है। लो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, अब ये चीज क्या है, लो टेंडेंसी टू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। जो CRGO स्टील होगा उसके ऊपर जब आप AC सप्लाई लगाओगे तो वो इतना ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ना ज्यादा एक्सपैंड होगा। अभी हमने देखा था जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होती है कोई चीज, उतना ही उसके अंदर क्या आते हैं, लोकलाइज स्ट्रेन्स, और जितने लोकलाइज स्ट्रेन्स आएंगे किसी चीज के अंदर उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, उतनी बढ़ती चली जाएगी। रेजिस्टिविटी अगर बढ़ गई तो मटेरियल क्या हो गया आपका, कंडक्टर नहीं रहा, कंडक्टर नहीं रहा तो उसके अंदर मतलब क्या हो गया, लॉसेस ज्यादा हो जाएंगे, और लॉसेस बढ़ गए तो मटेरियल आपका खराब हो गया। तो यानी जो CRGO स्टील है उसकी मैग्नेटोस्ट्रिक्शन काफी कम होती है, यानी कि वो ज्यादा ना एक्सपेंड होता ना कॉन्ट्रैक्ट होता। आप कभी ट्रांसफार्मर के पास जाना, उसमें से आवाज आती है हूं, तो वो बेसिकली क्या होती है, वो एक बार उसकी कोर आपकी एक्सपैंड हो रही है यानी बढ़ रही है साइज में, एक बार वो कोर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है यानी कम हो रही है साइज में, ठीक है, तभी वो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन हो रहा है आपका। उसके बाद हम आगे हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पे, इट रिड्यूसेस द कोर लॉस बाय रिड्यूसिंग द एडी करंट कंपोनेंट, यानी इसके अंदर क्या हो गया, इस कोर की जो रेजिस्टिविटी है, इस कोर का रेजिस्टेंस ये इस टाइप से बढ़ाता है कि कोर लॉसेस को कम कर देता है। ये कोर लॉसेस इसके अंदर नहीं होते, इस कोर के अंदर इसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी तो बढ़ जाती है लेकिन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है इस कोर की। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बढ़ने की वजह से इस कोर का क्या होता है, बेसिकली आपका CRGO स्टील की वजह से कि एडी करंट्स जो बनते हैं इसके अंदर वो लॉस नहीं कर पाते, और अगर वो लॉस नहीं, वो उनकी करंट्स की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो उसकी वजह से एडी करंट लॉस आपका रिड्यूस हो जाता है। ये एडी करंट लॉस आपका बेसिकली हम जब मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर आएगा उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसको आप थोड़ा साइड में रखो, इसको हम डिटेल में वहाँ पे पढ़ेंगे, उस लेक्चर में आपको बताऊंगा। और उसके बाद डिक्रीज हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस का मतलब होता है लूप। ये चीज़ भी मैं बेसिकली आपको, जितना इस लूप का एरिया कम होगा उतनी लॉसेस कम होंगे। ये चीज़ भी मैं आपको B वर्सेस H कर्व जो आपका बनता है ये उसमें आता है, ये लूप आपका, तो ये चीज़ भी आपका मैग्नेटिक मटेरियल जब चैप्टर आएगा मैं उसमें समझाऊंगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ स्टील इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सिलिकॉन स्टील कहाँ पे यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल ड्राइविंग मोटर्स में यूज़ होगा, AC मोटर्स में होगा, इंटरमीडिएट सर्विस मोटर्स, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर लगते हैं उनकी जो कोर बनती है, रिएक्टर्स एंड मैग्नेटिक एम्पलीफायर्स, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, वेल्डिंग के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज होता है, एम्पलीफायर पता ही है आपको जो एम्पलीफाई करते हैं साउंड को, ऑडियो ट्रांसफार्मर्स जो ऑडियो के अंदर यूज होते हैं, करंट ट्रांसफार्मर CT, उसके अंदर भी आपका क्या होता है
CRGO स्टील यूज होता है मैग्नेटिक स्विचेस एंड रिलेज एंड इलेक्ट्रिकल बैलास्ट में यूज होगा, ठीक है। ओके, मेरे ख्याल से काफी हो गया, राइट। इस लेक्चर में बस इतना ही करते हैं। ओके, जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी हम करेंगे। ओके, इस चैप्टर को कवर सेकंड पार्ट में। ओके, थैंक यू, बाय।